हिंदी साहित्य में आजकल आप सुन रहे हैं सुविख्यात हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानियाँ। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं स्वरूप 22 अगस्त से एक कहानी रोज एक सप्ताह तक। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी जड़ें, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इंडिया, इंडिया कैसा होगा इंडिया? गुलशन ने बहते आंसुओं को पोंछते हुए अपनी नीग्रो आया से पूछा। अच्छा, बहुत अच्छा। नीग्रो आया ने उसके आंसू पोंछकर चट चट उसके दोनों गालों का चुंबन लिया। मुझे वहाँ मत भेजो, मुझे अपने से अलग मत करो, कहती हुई 18 वर्ष की गुलशन आया के सीने से लग गई। बेबी, तुम इंडिया नहीं ग्रेट ब्रिटेन जाओगी, वहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। फिर जैसे यहाँ हालात ठीक हुए मैं तुम्हें खत डालकर बुला लूँगी। आया ने प्यार से पुचकारा, मगर वो जानती थी कि अब गुलशन का यहाँ लौटना नामुमकिन है। सच कह रही हो ना? गुलशन ने पलकें झपकाईं। सच, बिल्कुल सच। हाँ, ये कुछ डॉलर हैं, इनको संभाल कर रख लो, काम आएंगे। कहकर आया ने छोटा सा बटुआ गुलशन के हाथ में थमाया और आंखों में भरे पानी को पोंछा। ये सारे नोट उसको इनाम में मिले थे। अब ना उसका साहब जिंदा है और ना उसकी नौकरी बची है, मगर गुलशन का तो कुछ भी नहीं बचा। लाख का घर खाक हो गया है। पता नहीं अकेली गुलशन अब अपने को कैसे संभालेगी। इससे ज़्यादा कुछ करना उसके बस में भी तो नहीं है। बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। घबरा कर आया ने बत्ती बुझा दी। कंपाला शहर में पिछले कई महीनों से सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, इंडियंस गो बैक। इसी के साथ भारतीय मूल के युगांडा निवासियों के घर जलने, हत्या और लूटपाट का ऐसा तूफान आया कि गुलशन के मम्मी डैडी और बूढ़ी दादी के साथ छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर जलकर राख हो गया। गुलशन को एक ही बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो तो युगांडा की निवासी है, यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, फिर वो इंडियन कैसे हो सकती है? मम्मी डैडी भी तो यहीं पैदा हुए थे। और दादी? यदि दादी जिंदा होती तो वो सारा सच जानने की कोशिश करती कि आखिर हम थे कौन जो इस तरह बर्बाद हुए। इंडियन थे तो यहाँ क्या कर रहे थे? नहीं नहीं, वो इंडियन नहीं, युगांडा की है। कंपाला शहर उसका अपना शहर है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमको बर्बाद किया? मेरे मम्मी डैडी ने उनका क्या बिगाड़ा था? परवीन मेरा भाई। आया कुछ भी नहीं बताती, कुछ भी नहीं बताती कि उनको किस कसूर पर मारा गया। आया यहाँ से मुझे बाहर क्यों भेज रही है? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। यदि आया ने जोर दिया तो मैं इस घर से भागकर कहीं छुप जाऊँगी, फिर अपने घर जाकर रहने लगूँगी। आया मेरे साथ रहेगी और अगर रास्ते में किसी ने... नहीं नहीं, गुलशन भय से रोने लगी। पास लेटी आया सोते से चौंक कर उठी और उसको सीने से लगाकर थपकी देना शुरू कर दिया। बाहर से गाली और गोली की आवाज़ें बराबर आ रही थीं। जहाज के उड़ते ही गुलशन को लगा था कि वो एक अंधी सुरंग की तरफ धकेली जा रही है, जहाँ पर उसे रोशनी के लिए जाने कब तक रास्ता टटोलना पड़ेगा। उसको कुछ टूटता बिखरता लगा। बड़ी मुश्किल से उसने खिड़की से आखिरी बार कंपाला को देखा और आंखें बंद करके बेदम सी सीट पर टिक गई। एकाएक उसकी लाल फूली आंखों से गिरते आंसू खुश्क हो गए और भावना की हर नरम टहनी टूटकर गिर गई। उसने आंखें बंद करके सिर खिड़की पर टिका लिया। मैं अपने घर जाऊंगी, मैं राज अंकल के घर नहीं जाऊंगी, गुलशन ने बिलखते हुए कहा। अच्छा ठीक है बेबी, चलो पहले अपने घर चलते हैं, फिर कहीं और जाएंगे, कहती हुई आया ने बैग उठाया और आगे बढ़ी। आंसू पोंछती गुलशन उसके पीछे चली। आया का ड्राइवर भाई बाहर उनके इंतज़ार में टैक्सी लिए खड़ा था। गुलशन का अपना और अपने पास वाले घरों को जला देखकर आया से सारा शिकवा जाता रहा। वो चुपचाप राज अंकल के पास जाने को राजी हो गई थी, जो उसके डैडी इकबाल सिंह के जानने वाले थे। आया उसे लिपट कर रोई और चली गई। 2 दिन गुलशन ने राज अंकल के परिवार वालों के साथ गुजारे और वहाँ उसे बड़े अजीब व गरीब सच का सामना करना पड़ा था। जैसे भारतीय मूल के युगांडा निवासी ब्रिटिश सत्ता के समय बंधुआ मजदूर बनाकर लाए गए थे। अपनी मेहनत से पैसा जोड़कर जब कुछ बनने लगे और शिक्षा के दम पर बड़ी पदवी पर बैठने लगे और व्यापार द्वारा बाजार उनके हाथों नाचने लगा, उस समय वे भूल गए कि ये उनका देश नहीं है। वो तो युगांडा में पूरी तरह रच बस कर उसे ही अपना देश समझने लगे थे, भले ही उनकी नागरिकता ब्रिटिश थी।
ये सारा सत्ता का खेल स्थानीय बाशिंदों को सहन ना हो सका कि वो ब्रिटिश के हाथों गुलाम बने और विदेशी व्यापारियों द्वारा ग्राहक। सो धरती के बेटे जाग उठे और इन्हें विदेशी समझकर इन पर टूटे ही नहीं बल्कि इन सब के विरोध में हथियार बंद हो उठे। ये सारा सच किसी सदमे की तरह गुलशन का दिमाग सुन्न कर गया था। उसे महसूस हुआ कि वो अब तक कितने बड़े झूठ को अपना सच माने हुए थी। इस सच को जानने के बाद उसे इस बात पर ताज्जुब हो रहा था कि सारे के सारे लोग इंडिया वापस न जाकर ग्रेट ब्रिटेन क्यों जा रहे हैं। हवाई अड्डे पर उसे सारा कंपाला जमा नजर आया था, जिसे वो घर, स्कूल, सड़क, दुकान, दफ्तर, सिनेमा इत्यादि में देखती मिलती रहती थी। आज सबके चेहरे भय से पीले और दुख से फीके पड़ गए थे। सभी एक बात कह रहे थे कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, इसलिए जाना वहीं होगा। इन सबके बीच ऐसा कोई नहीं था जो इंडिया का नाम ले रहा हो या वहाँ वापस जाना चाह रहा हो। आखिर क्यों? हवाई जहाज़ पूरा का पूरा भगाए गए लोगों से भरा हुआ था। एक अजीब घुटा सा रुदन उड़ते जहाज़ के अंदर अटका हुआ था। कहानी सबकी आरंभ में एक ना भी हो तो भी अंत तो फिलहाल एक दूसरे से अलग नहीं था। भगाए गए लोगों से भरा हवाई जहाज़ जब लंदन हवाई अड्डे पर उतरा तो सब एक दूसरे से जुदा होने लगे। कस्टम की जिल्लत से निकलकर कोई होटल, कोई दोस्त और कोई अन्य शहर में किसी संबंधी के घर पनाह लेने की बदहवासी में था। सबकी आंखों में वहशत और भय का ऐसा जलप्रपात गिर रहा था कि गुलशन किसी से सहायता मांगने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाई। और राज अंकल जाने इस भीड़ में परिवार सहित कहाँ खो गए थे। गुलशन का दिल बुरी तरह रोने को चाह रहा था, मगर आंसू निकल नहीं रहे थे। धीरे धीरे करके सारी भीड़ छंट गई। नए देश में पराए लोगों के बीच वो बिल्कुल अकेली थी। ड्राइवर, आया, नौकर, आगे पीछे घूमने वाले चेहरे पीछे छूट गए थे। मम्मी, डैडी और दादी उसे बुरी तरह याद आए, मगर वो उन्हें दोबारा नहीं पा सकती थी। उसकी आंखों में भरे आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। गुलशन को जल्द ही एक स्टोर में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई। काम इतना होता कि दुख मनाने का समय तो दूर, जरा सा ठहर कर दम लेने की भी फुर्सत न मिलती, जिसके कारण गुलशन में चुनौती स्वीकार करने की आदत अपने आप पड़ने लगी और वो दोबारा ज़िंदगी जीने के काबिल बन गई। खासकर तब जब उसके आसपास काम करने वाले जवान लड़के लड़कियों के माँ बाप होने के बावजूद वे सब खुद कमा खा रहे थे और भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय लेते थे। गुलशन के अंदर छाया ये संतुलन उस समय बिगड़ता जब कभी वो रात को सपने में अपने को कंपाला वाले घर में मम्मी डैडी के बीच भाई के साथ खेलता पाती। मेज पर स्वादिष्ट व्यंजनों से भाप निकलती होती और दादी उसकी प्लेट में उसके ना करने पर भी खाना निकालती जाती। सुबह उठकर वो नए माहौल से तालमेल न बिठा पाती। खासकर सैंडविच और फिश एंड चिप्स तो उसके गले से बिल्कुल नहीं उतरता था। इसी के साथ ये प्रश्न मुखर उठता कि वो कौन है, कहाँ की है, उसकी सही पहचान क्या है, इस देश में भी वो कब तक ठहर सकती है। गुलशन ग्रेट ब्रिटेन के इस विभिन्न शहरों में भटकती आखिर एडिनबर्ग आकर ठहर गई। वो छोटा सा सुंदर मगर शांत शहर था। दुकानों पर सामान बेचते, होटलों में काम करते हुए काफ़ी कड़वे अनुभव हुए थे। उसका रहन सहन, बोलचाल तो अंग्रेज़ों जैसा कंपाला में भी था, मगर वो जिस गर्मी की तलाश में थी वो यहाँ कहीं मौजूद नहीं थी। बहरहाल इंडिया टी सेंटर में नौकरी करते हुए जब उसकी दोस्ती वहाँ के भारतीय कर्मचारियों से हुई तो वो उनके परिवार के आंगन में भरी पत्तियों की डाल से झुक गई। गुलशन अपने अतीत में भटकते हुए अब पूरे 20 वर्ष की हो चुकी थी। उसके दिल में ये भावना जड़ पकड़ने लगी थी कि इस अतीत को वर्तमान में सिर्फ एक तरह से बदला जा सकता है कि वो किसी इंडियन से विवाह कर ले और उन पुरानी यादों पर खाक डालकर बिल्कुल नई ज़िंदगी उस घर में गुजारे जिसकी जड़ें उसकी अपनी ज़मीन में अंदर तक धंसी हों, जहाँ से उसको या उसके बच्चों को कभी निकाला न जा सके। इस मानसिकता के बन जाने के बाद उसने अपनी ओर बढ़ते दोस्ती के हाथों में से किसी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। उसको डेटिंग की हकीकत पता थी। वो तो शादी के प्रस्ताव के इंतज़ार में एक घर का सपना देख रही थी, वरना एक बिन बाप के माँ बन जाना यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं था। सिद्धार्थ से उसकी मुलाकात इंडिया टी सेंटर में हुई। सादा सी मुलाकात कोई रूप धरना चाहती थी, ये एहसास दोनों को हो चला था। गुलशन ने बड़ी गंभीरता से सिद्धार्थ को अपनी ज़िंदगी के तराजू पर तौलना शुरू कर दिया।
उधर सिद्धार्थ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दिल की बात गुलशन से कह सकता, मगर जैसे जैसे वो गुलशन को हर दिन देखता वो अधिक गंभीर, संतुलित और विवेकशील लगती, उन सारी स्कॉटिश लड़कियों से अलग जो प्यार का हिसाब पल भर में चुकाना जानती हैं। गुलशन की ये बेगानगी और लापरवाही भरा दोस्ताना अंदाज सिद्धार्थ को गहरे में कचोटता, मगर उसके चेहरे पर छाया भोलापन और ठहराव उसकी ज़बान पर आने वाले शब्दों को रोक लेते थे कि कहीं गुलशन बुरा ना मान जाए। मैं घर की चारदीवारी में प्रेम का सपना देखती हूँ, घर से बाहर बनाए संबंध पर मेरा विश्वास नहीं है। एक दिन बातों के बीच जब सिद्धार्थ अपने दिल की बात कह गया तो गुलशन को अपनी बात भी कहनी पड़ी, जिसको सुनकर सिद्धार्थ अवाक रह गया। घर तो बहुत बाद में आता है, पहले हम एक दूसरे को जान लें। और सहज होकर सिद्धार्थ ने कहा, मैं स्कॉटिश नहीं हूँ, युगांडा से निकाली गई भारतीय मूल की एक लड़की हूँ जिसका घर परिवार सब कुछ पल भर में भस्म हो गया, इसलिए घर मेरे लिए पहली ज़रूरत है और प्रेम दूसरी। इतना कहकर गुलशन का चेहरा उदास हो गया। वो अनजाने ही कंपाला पहुँच गई। दोनों खामोशी से कॉफ़ी पीते रहे। सिद्धार्थ के लिए इतना दो टूक सच निगलना मुश्किल हो रहा था। वो किस बूते पर विवाह के लिए हाँ कर दे। उसने तो दिल में उभरी भावनाओं को दबाने की जगह व्यक्त कर दिया था। उसे तो ये भी पता नहीं था कि भावना सच्ची है या माहौल के कारण है। जहाँ जवान लड़के लड़कियों का साथ घूमना एक आम ज़रूरत है, पैंट और स्कर्ट पहनने वाली गुलशन क्या उसके छोटे से शहर में घुटकर न रह जाएगी? सीधी सादी अनपढ़ माँ के साथ निभा पाएगी और स्वयं उसकी माँ इस शादी को हजम कर पाएगी? क्या वो गुलशन को कभी क्षमा कर पाएगी? भावना की पहली फुहार ठोस प्रश्नों के बीच घिर गई और मोहब्बत का चढ़ा जादू धीरे धीरे करके दम तोड़ने लगा। सिद्धार्थ के चेहरे पर तनाव था। उसका अपना गुजरा भी गुलशन से अलग नहीं था। बंटवारे से पहले जिस गांव में उसके दादा रहते थे, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर जान बचाकर भागने वालों में उसके पिता भी थे। घर की उन्हें तलाश थी। वहीं कैंप में रहने वाली बेसहारा लड़की से उन्होंने विवाह किया और दोनों ने मिलकर एक मजबूत घर की बुनियाद डाली थी। उस घर की जड़ें वो कैसे हिला सकता है? उनकी सारी उम्मीदों का वही एकमात्र केंद्र है। सारी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने उसे पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया था। आज भी वे उस बंटवारे के जख्म को नहीं भूले हैं जो 20-25 वर्ष पहले लगा था। दोनों खामोशी से कॉफ़ी पीते रहे, फिर एक दूसरे से अलग हुए। शायद दोनों को जवाब देने या सुनने की जल्दी नहीं थी। सप्ताह गुजर गया। सिद्धार्थ इंडिया टी सेंटर की तरफ नहीं गया। जाता तो क्या मुंह लेकर जाता, और यह किस मुंह से कहता कि वो गुलशन को चाहता है, मगर शादी वो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता है। उसकी अपनी भी मजबूरी है। उधर गुलशन ये सोचकर उदास थी कि जहाँ घर नहीं बल्कि बसेरे बनते हों, वो उस धरती पर स्थायी पनाह की खोज में घर की इच्छा कर बैठी। ठीक है कि उसका घर उजड़ा, मगर उसकी कीमत दूसरों से मांगना कहाँ का तर्क है? इस पूरे सप्ताह जिस तरह सिद्धार्थ उसे याद आया, वो केवल एक मामूली मुलाकात का नाम देकर उसे भुला नहीं पाएगी। आखिर कई सप्ताह अपने से लड़ने के बाद सिद्धार्थ ने फैसला कर लिया कि वो फिर कभी गुलशन के सामने नहीं जाएगा। कुछ कहकर अपने को छोटा करने से अच्छा है कि गुलशन जो चाहे उसके बारे में सोचकर अपने को शांत कर सकती है। इधर सिद्धार्थ की पीएचडी टाइप हो रही थी। ब्रिटिश काउंसिल का स्कॉलरशिप खत्म होने वाला था। समय रहते ही उसने अपना काम खत्म कर लिया था। इस बीच उसे घर से खत मिला कि उसके स्वागत की तैयारी में माँ ने एक लड़की पसंद कर ली है। आते ही विवाह मंडप में उसको बैठना होगा। लड़की अभी बीए के आखिरी वर्ष में है। इस पत्र को पढ़ने के बाद सिद्धार्थ की भावनाओं की उथल पुथल पर सील सी लग गई। धीरे धीरे करके गुलशन की याद की जगह थीसिस की जिल्द साजी, वाइवा, वापसी टिकट की बुकिंग और जाने कौन कौन सी समस्याओं में डूब गया। मन मस्तिष्क में छाया मौसम बदल चुका था। हर दिन के गुजरने के साथ गुलशन को नया सच ज़्यादा साफ नज़र आने लगा था। उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि जब सिद्धार्थ उसको घरौंदा देने का विश्वास नहीं दे सकता तो फिर उसे याद क्यों आ रहा है? क्या वो बिना घर के भी सिद्धार्थ को पल भर पाने की लालसा रखती है? क्या इस बार वो सिद्धार्थ को पुकारे? मगर हर बार जवाब नहीं में मिलता। गुलशन का अतीत उसे मानसिक रूप से कहीं जुड़ने नहीं देता था। एक भय निरंतर उसका पीछा करता रहता था।
अक्सर उसके इस भय के अंधेरे में एक प्रश्न चल उठता कि आखिर उस देश ने, जिसको उसने कभी देखा नहीं, कभी उससे प्यार तो दूर उसके बारे में सोचा नहीं, वो क्यों उसकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या इंसान की जड़ें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती हैं? क्या फैलती शाखाओं का कोई महत्व नहीं है? अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई एक छोटी मगर एक सारगर्भित कहानी, जड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे नासिरा शर्मा जी की अगली कहानी के साथ। आप चैनल पर बने रहे, अपना कीमती समय हमें दिया, तहे दिल से शुक्रिया।